हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र सिंह राजपुरोहित आज आपके सामने हाजिर हूँ क्वांटम मैकेनिक्स का पहला लेक्चर लेकर। आज हम जो बात करेंगे वो ब्लैक बॉडी एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन की करेंगे, कृष्णिका और कृष्णिका विकिरण की करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये वो टॉपिक है जिसने क्वांटम मैकेनिक्स को लॉन्च करने पर वैज्ञानिकों को मजबूर किया। जब काम न्यूटन के समय से लेकर के मतलब 16वीं शताब्दी से लेकर के और 19वीं शताब्दी की शुरुआत अंत तक, 20वीं शताब्दी के शुरुआत तक जो है काम क्लासिकल मैकेनिक्स से चल गया था, तो क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत ना पड़ी। मुख्य क्वांटम मैकेनिक्स की जो जरूरत पड़ी, जिस प्रयोग के आधार पर क्वांटम मैकेनिक्स पैदा हुई, उसका नाम था कृष्णिका एवं कृष्णिका विकिरण, ब्लैक बॉडी एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। था क्या? ये एक प्रयोग था। इस प्रयोग को समझाने में क्लासिकल मैकेनिक्स वाले वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी तरफ से प्रयास किए, मगर वो सभी के सभी उसके अंदर विफल रहे। तब मैक्स प्लांक, जो क्वांटम मैकेनिक्स का पहला प्रिंसिपल देते थे, E बराबर NH वाला, उन्होंने वो अपना फॉर्मूला दिया, E बराबर NH वाला, और उस फॉर्मूले के आधार पर ही क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म हुआ और उस फॉर्मूले से वो इस पूरे प्रयोग को समझाने में सफल रहे। तो ये वो टॉपिक है जिसने क्वांटम मैकेनिक्स को शुरू किया। हम इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले जानेंगे कि ब्लैक बॉडी क्या होती है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का प्रयोग किसने किया था और जो परिणाम मिले थे उनमें क्या क्या विशेषताएं थी। जब तक अपन उन विशेषताओं को नहीं जानेंगे तब तक हमको ये भी पता चलेगा कि इसको समझाना कैसे है, कौन सा वैज्ञानिक किस चीज को समझा पाएगा। तो पहले हम इनको जानेंगे, उसके बाद हम जानेंगे कि इसको समझाने के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स वालों ने क्या क्या ट्राई की। क्लासिकल मैकेनिक्स वालों ने वीन का विकिरण नियम, वीन्स रेडिएशन लॉ, वीन का विस्थापन नियम, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, रेले जीन्स का विकिरण नियम, रेले जीन्स रेडिएशन लॉ दिए। इसके अलावा भी बहुत सारे नियम दिए, स्टीफन का नियम, स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम, और भी बहुत सारे नियम दिए। बट इन नियमों के बाद भी वो इसको पूरा जो इसका रिजल्ट था उसको समझाने में विफल रहे। तब क्वांटम मैकेनिक्स को लेकर के सामने आए मैक्स प्लांक, और मैक्स प्लांक ने इस पूरे एक्सपेरिमेंट को अपने फॉर्मूले E बराबर NH की सहायता से समझाया। तो ये हमारा काफी लंबी वीडियो लेक्चर्स की सीरीज बनेगी इस क्वांटम मैकेनिक्स के इस कृष्णिका विकिरण के ऊपर। तो आप जुड़े रहिए और देखते रहिए। हमारी बात शुरू करते हैं हम। कृष्णिका क्या होती है? सबसे कृष्णिका का मतलब है एक ऐसी वस्तु जो अपने ऊपर आने वाले सभी विकिरणों का अवशोषण करे, सभी प्रकाश का नहीं। अगर प्रकाश होता तो ये काली वस्तु होती, 0 से अनंत तक के सारे विकिरण अवशोषित कर पाए, इसलिए ये कृष्णिका है। लाइट वाली अगर अवशोषित करती, लाइट को अवशोषित करती, तो ये 3800 से 7800 एंगस्ट्रॉम तक की अवशोषित करती है। हम कह रहे हैं ना 3800 नहीं, 0, और 7800 नहीं, अनंत पूरा इलाका अगर अवशोषित कर पाए तो ये कृष्णिका है। कृष्णिका कैसे बनाई जाती है? एक खोखला गोला लिया जाता है, इस खोखले गोले के अंदर एक छेद किया जाता है, ठीक है। इसके अंदर प्लेटिनम ब्लैक नाम का पेंट किया जाता है। अंदर पेंट को डाल के हिला करके और वापस निकाल लिया जाता है। पेंट को डालने से निकालने से पहले इसमें एक सामने इरेगुलर शेप का पहाड़ सा जो है वो साथ में खड़ा किया जाता है। अब उसको प्लेटिनम ब्लैक का अंदर की तरफ पेंट कर दिया। अगर यहाँ से कोई लाइट इसके अंदर घुसेगी तो चूंकि अंदर ब्लैक कलर का पेंट हुआ है, तो 99% पॉसिबिलिटी है कि वो यही का नहीं है, अवशोषित हो सकता है। 1% कोई अगर निकल गया तो वो यहाँ से परावर्तित होएगा, वहां पर उसकी फिर 99% पॉसिबिलिटी है अवशोषित हो जाए। मतलब अब 0.001% रहेगी कि वो बाहर निकल पाए। अगर वो यहाँ से भी निकला कहीं से परावर्तित होकर के, तो फिर वो आगे 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 अंदर घूमता रहेगा और अवशोषित होता रहेगा। तो एट लास्ट कभी ऐसा हो कि वो यहाँ से टकरा के और निकला और किसी छेद में से बाहर निकल गया,
तो बात अलग है, बाकी 99.99% पॉसिबिलिटी यही है कि ये इसके अंदर आई हुई लाइट को वापस बाहर नहीं जाने देगी। ये एक तरीके से वो फिल्मी डायलॉग है दुनिया के अंदर 2 नंबर का काम करने वालों के लिए कि ये वन वे ट्रैफिक, इसमें आना आसान है, बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। एग्जैक्टली यहाँ पे इस कृष्णिका के अंदर लाइट का आना तो बहुत आसान है, मगर यहाँ से आगे जाना इम्पॉसिबल होता है। ये कृष्णिका, ठीक है। तो कृष्णिका तो हुई है। आदर्श कृष्णिका क्या होगी? जिसमें ये 99.99 नहीं 100%। तो आप सबसे पहले एक परिभाषा लिखेंगे, आदर्श कृष्णिका आइडियल ब्लैक बॉडी। पहले आप परिभाषा ये लिखेंगे, और परिभाषा क्या है? एन ऑब्जेक्ट विच कैन एब्सॉर्ब ऑल रेडिएशंस of wavelength 0 to infinity incident on it is known as black body और ideal black body। आदर्श कृष्णिका ऐसी वस्तु होती है जो अपने ऊपर आपतित 0 से अनंत तक तरंग दैर्ध्य के सभी विकिरणों को पूर्णतया अवशोषित कर लेती है, ठीक है। अब आप चाहे तो इसका डायग्राम भी आप बना सकते हैं कि कितना एब्जॉर्ब करेगी। 100% करेगी आदर्श कृष्णिका है तो, और किसको ऑब्जर्व करेगी? जो लैम्डा है वो 0 टू इन्फिनिटी वाले सबको करेगी। किसी के साथ भेदभाव नहीं है कि बीच में कोई एक वेवलेंथ भी छोड़ दे, ठीक है। अब इसके अंदर जो बात आई, खोज जो आई, वो खोज इसके खाने में नहीं, खोज ये है। एक वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था किरचॉफ ये कहते हैं कि अगर इस कृष्णिका को आप गर्म करेंगे, आपने आग लगा के इसको गर्म कर दिया, तो गर्म करने पर खाली इस कृष्णिका की बात नहीं की थी किरचॉफ ने तो हर वस्तु की थी। हर वस्तु जब ठंडी है तो वो जिन विकिरणों का अवशोषण करती है, गर्म करने पर वो उन्हीं चीजों का उत्सर्जन करती है। मतलब अब ये अगर गर्म किया आपने तो ये विकिरण इसमें से निकलने भी लग जाएंगे, ये इसमें से निकलने भी लग जाएंगे। और हर वस्तु उन्हीं को निकाल सकती है जिनको उसने खाया था। तो इसने कौन कौन से खाए थे? 0 से इनफाइनाइट वाले सारे अवशोषित किए थे, इसलिए इसको भी सारे उत्सर्जित करने पड़ेंगे, चाहे कम या ज्यादा। ये अलाउड है इसको, मगर करने सारे पड़ेंगे, ठीक है। अब हुआ ये कि इसने 0 टू इनफाइनाइट सारे उत्सर्जित किए। वैज्ञानिक आए जिनका नाम था लूमर और प्रिंसहाइम। लूमर और प्रिंसहाइम ने ये किया कि इन्होंने वैल्यू निकाली। 1 एंगस्ट्रॉम वाले कितने, 2 एंगस्ट्रॉम वाले कितने, 3 एंगस्ट्रॉम वाले कितने, इनकी संख्या को गिन के हर एक की वैल्यू के आधार पर ग्राफ बनाया। इन्होंने ये बनाया कि संख्या कितनी है और तरंग दैर्ध्य कितनी है। मान लो 1 2 3 4 5 6, एक पर उन्होंने देखा कि 5 है मान, 2 पे देखा 10 आए हैं, 3 पे देखा 15 आए हैं। इस तरीके से इन्होंने पॉइंट्स लिए, पॉइंट्स लेकर के और उन्होंने इस ग्राफ को बनाया। ये ग्राफ कुछ ऐसा आया, बेल चार्ट जैसे ग्राफ की तरह आया। 0 पर 0 था, इनफाइनाइट पर आगे 0 की तरफ भाग रहा था, और बीच में ये एक बार बढ़ने के बाद वापस 0 की तरफ आया। इस संख्या को n को उन्होंने रिप्रेजेंट किया स्पेक्ट्रल एनर्जी से, उसको कहा गया ई लैम्डा, ठीक है। स्पेक्ट्रम में ऊर्जा से इसको उन्होंने ई लैम्डा दिया, और अगर ऊर्जा घनत्व ले लिया जाता था तो इसको यू लैम्डा से इन्होंने डिनोट किया। तो ये ग्राफ कुल मिला के जो तरंगें आ रही है उनकी संख्या को बताने के लिए है। तो n जो अपन आम सब अंडरस्टैंडिंग के लिए रखे हैं वो शब्द है, और इस आधार पर इन्होंने ये ग्राफ जो है इस तरीके से बना करके बताया। तो अब इन्होंने जो ग्राफ बनाया
इस ग्राफ के आधार पर एक्चुअली ई लैम्डा तो बता रही है उस तरंग दैर्ध्य वाले जो कण आ रहे हैं उनकी कुल ऊर्जा कितनी है। मान लो 5 आ रहे हैं और हर एक की ऊर्जा 2-2 जूल है, तो टोटल ऊर्जा होगी 10, वो ई लैम्डा होता है। अब अपन ये कह रहे हैं कि चलो 10 तो वो बता रहे हैं, मगर वो एकांक आयतन में उनमें से कितने हैं। एकांक आयतन में मान लो 20 बैठे होते हैं तो आपको उसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, और अगर एकांक आयतन में मान लो 50 बैठे हो तो आपको उसको उस हिसाब से निकालना पड़ेगा। तो यू लैम्डा तो बताता है एकांक आयतन में कितने जो है ऊर्जा उनकी लेकर के वो बैठे हैं, और ई लैम्डा बताएगा कि उनकी टोटल ऊर्जा कितनी है। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है। इस ग्राफ को ही कृष्णिका विकिरण वक्र कहा गया था, जिसकी बात अभी अपन करेंगे। तो ये हमारे पास में कृष्णिका विकिरण या ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, लिखिए एक लाइन, हेडिंग आपकी होगी कृष्णिका विकिरण ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इसमें आप एक लाइन लिखेंगे, जब कृष्णिका को उच्च ताप पर रखा जाता है तो वह 0 से अनंत तक के सभी तरंग दैर्ध्यों का उत्सर्जन करती है। When black body is maintained at high temperature, then it emits all radiations of wavelength 0 to infinity. इन विकिरणों की मात्रा अलग अलग होती है। क्वांटिटी ऑफ दीज रेडिएशंस आर डिफरेंट। इन विकिरणों की मात्रा, ऊर्जा व ऊर्जा घनत्व की तरंग दैर्ध्य पर निर्भरता का वक्र कृष्णिका विकिरण वक्र कहलाता है। कर्व शोइंग वेरिएशन ऑफ नंबर ऑफ दीज पार्टिकल्स, एनर्जी ऑफ दीज रेडिएशंस और एनर्जी डेंसिटी ऑफ दीज रेडिएशंस विद रेस्पेक्ट टू वेवलेंथ is known as black body radiation curve. Is known as black body radiation curve. पैराग्राफ चेंज करके आपको लिखना है, इस ग्राफ को सर्वप्रथम लूमर व प्रिंस हाइम ने ज्ञात किया था। दिस कर्व was first discovered by Loomer and Prince-Heim. ठीक है, ग्राफ अभी आपको नहीं बनाना है, ग्राफ मैं बताने वाला हूं कि लूमर और प्रिंस-हाइम ने जो बनाया था वो कैसा बनाया था, तो उसके ऊपर बात करते हैं। तो आप हेडिंग लिख लीजिए, कृष्णिका विकिरण वक्र ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व। ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व नाम एक कर्व है, कर्व्स नहीं है। कृष्णिका विकिरण वक्र है, अनेक वक्र नहीं है, एक वचनी है, सिंगुलर ही है, मगर वास्तविकता में ये बहुवचन है। 4 वक्र है। 4 वक्र क्या ऐसे हैं, ध्यान से समझिए। सबसे पहला ग्राफ, यही असली ग्राफ है, ये ई लैम्डा और लैम्डा के बीच में खींचा गया है। ये ग्राफ कुछ बेलजार जैसा मिलता है। ओके, इस ग्राफ की खास बात है कि ये टेम्परेचर बराबर T1 या कांस्टेंट लिया हुआ। इस ग्राफ में जो इसकी वैल्यू मैक्सिमम मिली, जिसको हम ई लैम्डा एम नाम देने वाले हैं, ये एक वैल्यू लैम्डा एम पर मिलती है। अब अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया, आपने T बराबर T2 केल्विन लिया, और खास बात क्या ली, जो T2 है उसका मान T1 से बड़ा लिया, तो ये जो T2 वाले के लिए जो ग्राफ आएगा वो इसको मूल बिंदु से इसका साथ छोड़ देगा, वो यहीं से इससे ऊपर भाग जाएगा, और इस तरीके से ये यूं आकर के नीचे की तरफ आएगा। हर टेम्परेचर पर इसकी वैल्यू क्या होगी, उससे ज्यादा ही होगी। ओके, खास बात जो इसमें ध्यान देने वाली है वो क्या है, ये जो टॉप है इसका,
मान लो पहले वाला T1 वाले के लिए ये वाला मान था लैम्डा m1, तो ये भी ई लैम्डा m1। इस वाले सेकंड वाले ग्राफ के लिए ये लैम्डा m2 क्योंकि वहां टेम्परेचर T2 तो इसलिए इसको लैम्डा m2 नाम दिया, तो ये वाला मान क्या हो गया ई लैम्डा m2। ध्यान देने वाली खास बात क्या है, जैसे जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया ई लैम्डा m का मान तो बढ़ा, T1 से T2 किया। इस नीचे वाले ग्राफ के लिए तो है T बराबर T1, ऊपर वाले ग्राफ के लिए है T बराबर T2 और T2 T1 से बड़ा है। तो जैसे आपने टेम्परेचर को बढ़ाया ई लैम्डा m तो बढ़ गया, मगर लैम्डा m घट गया, पीछा गया। ये इस ग्राफ की खास बात है, ठीक है। ये ग्राफ इस तरीके से बनता है। नेक्स्ट, इसी का जुड़वा भाई एक ग्राफ और बनता है, उसको भी देखिए। इसका एक भाई ग्राफ ये है कि अगर आप ये ग्राफ वेवलेंथ की बजाय फ्रीक्वेंसी के आधार पर खींचे, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, और अगर आप फ्रीक्वेंसी के आधार पर ये ग्राफ खींचेंगे तो ये ई न्यू और न्यू का ग्राफ कहता है। ये भी आपका ग्राफ जो आएगा इसी तरीके का ग्राफ आएगा, कोई ज्यादा अंतर नहीं आएगा। पहले जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से बढ़ेगा और बाद में नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये T बराबर T1 केल्विन की कहानी। नेक्स्ट, अगली बार भी ये ग्राफ जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये यूं जा करके यूं नीचे आ जाएगा। ये T बराबर T2 केल्विन की कहानी है, और अभी भी T2 जो है वो T1 से बढ़ेगी। अब बात यह कि इस ग्राफ के अंदर जो पीक मान है, वो मान जो अपने को मिलने वाले हैं वो पिछली बार से थोड़ा अलग मिलने वाले। पिछली बार पहले ग्राफ के लिए मिला था न्यू m1 पर, दूसरी बार जो मिला था न्यू m2 पर, वो यहाँ पे वो कम की तरफ शिफ्ट हुआ था, यहाँ पर वो ज्यादा की तरफ शिफ्ट होगा। मेन अंतर यही है। नेक्स्ट, यहां पर ये ई न्यू m1 और यहां ये ई न्यू m2 बन जाएगा। तो ये आपके पास में इस ग्राफ के जो है फीचर्स हैं। ये आपका कृष्णिका विकिरण वक्र है, पहले दो वक्र। आप इन दोनों वक्रों को बना लीजिए। नेक्स्ट, अगली बात, ये जो दो ग्राफ आपने ई लैम्डा के देखे हैं, ऐसे ही सेम ग्राफ यू लैम्डा के भी बनते हैं। अगर आप इस ग्राफ पे यू लैम्डा बना दो जहां जहां ई है, और यहाँ पे यू बना दो जहां जहां ई है, वहां वहां आप यू बना दो, यू स्मॉल यू है सभी जगह पर, तो ये जो ग्राफ आपका बन जाएगा, ये ग्राफ बन जाएगा रेडियल कृष्णिका विकिरण वक्र, ये भी कहलाता है। तो टोटल 4 ग्राफ हो गए। दो जो आपने अभी जस्ट पहले देखे ई लैम्डा या ई न्यू के साथ में, और दो यू लैम्डा या यू न्यू के साथ। तो आपके ये 4 ग्राफ है, चारों ग्राफ आपको बनाने हैं। अगर आप पहले वाले ग्राफ छूट गए थे तो आप वीडियो को रिवर्स करके पॉज करके बना लीजिए, और इनको भी पॉज करके बना लीजिए। इन ग्राफों में क्या क्या विशेषताएं हैं, इनके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे।